मेरी प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास गूंगा भाग 11। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कम से कम उस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि संदीप कर क्या रहे हैं, प्लान क्या है उनका। पहली बात, मुझे 100% यकीन था कि नीलम के जरिए रश्मि से जो भी कुछ कहा गया है वह किसी कीमत पर उस पर अमल नहीं करेगी, बल्कि उसके ठीक विपरीत सारी घटना का जिक्र गौतम कटारिया से कर देगी। दूसरी बात, गौतम कटारिया के पास जाकर जो बातें संदीप ने की, भला क्या जरूरत थी उनकी। मेरे ख्याल से तो वह बेवकूफी ही थी, बेवजह आबैल मुझे मार वाली बात। 1% अगर मैं यह मान भी लूं कि रश्मि गौतम से कोई जिक्र नहीं करेगी, साथ देगी हमारा, वही करेगी जो करने के लिए नीलम ने उससे कहा है, तब भी संदीप तो बकायदा आगाह कराए थे उसे। अब तो हर तरह से चौकस रहेगा वह। मेरे ख्याल से संदीप यह सब भावनाओं में बहकर कर रहे थे। यह तो खुद ही अपना खेल बिगाड़ने वाली बात थी। उस वक्त शब्द को मैंने इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा था, क्योंकि सचमुच मेरी यह सोच उसी वक्त की थी। जबकि अब, अर्थात जब कि मैं यह सब लिख रही हूँ, जानती हूँ कि उससे बेहतरीन प्लान कोई हो ही नहीं सकता था जिस प्लान पर संदीप काम कर रहे थे। सही कहा है और किसी ने, ब्रिलियंट लोगों के छोटे छोटे कदमों का असली रहस्य अंजाम सामने आने पर समझ में आता है। फक्र है मुझे, फक्र है अपने संदीप पर। शायद आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वे मेरे पति थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी भी जब संदीप के पूरे प्लान का पता लगेगा तो मुंह से वाह निकले बगैर नहीं रहेगी। यकीन नहीं आता तो आगे बढ़ें और खुद ही मेरे दावे के सोने को अपने दिमाग के पारस पर परखें। मुझे पूरा यकीन है कि प्लान के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप रोमांचित हो उठेंगे। हर रोआ खड़ा हो जाएगा आपके जिस्म का। मैं, संदीप और नीलम कटारिया रात के 12 बजे उस कोठी में पहुंचे थे। यहाँ शायद यह लिख देना जरूरी है कि उस कोठी में चोरी छिपे दाखिल होना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। बहरहाल कोठी नीलम की थी। वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी वह। रश्मि और गौतम उस वक्त ड्राइंग रूम में थे। खिड़की के जरिए जिस वक्त हमारी पहली नजर उन पर पड़ी, उस वक्त वे पी रहे थे दोनों। एक सेंटर टेबल के आर पार 2 सोफा चेयर्स पर बैठे हुए थे वे। सेंटर टेबल पर 2 गिलास, एक ब्लू लेवल की बोतल, सोडे की कुछ बोतलें और ड्राई फ्रूट्स की कुछ प्लेटें रखी हुई थीं। गौतम ने पठानी सूट पहन रखा था, पैरों में मोटे सोल वाली सैंडल्स। रश्मि के जिस्म पर नाइटी थी, इतनी झीनी कि उसकी ब्रा का हुक तक चमक रहा था। उसकी पीठ थी हमारी तरफ। गौतम का फेस बता रहा था कि वह काफी पी चुका है। एकाएक हमने रश्मि को अपने स्थान से उठते देखा। उठकर वह मेज के उस पार यानी गौतम के नजदीक पहुंची। बैठे हुए गौतम के गले में बाहें डाल दी उसने। हालांकि हम तीनों को अभी भी उसकी पीठ ही चमक रही थी। गौतम का चेहरा नजर आना बंद हो गया था, मगर समझ सकते थे कि इस वक्त रश्मि का वक्षस्थल गौतम के चेहरे के आसपास मंडरा रहा होगा। हमने उस मुद्रा में रश्मि को कहते हुए सुना, गौतम चलो ना टेरेस पर। डार्लिंग, आज हो क्या गया है तुम्हें? नशे के कारण थोड़ी लड़खड़ा रही यह आवाज गौतम की थी। उसकी बाहें हमें रश्मि के चारों तरफ लिपटती नजर आईं। क्यों बार बार टेरेस पर चलने के लिए कह रही हो? देख नहीं रहे कितनी सुहानी रात है? रश्मि ने सामने वाली खिड़की की तरफ देखते हुए कहा था। चांदनी छिटकी पड़ी है चारों तरफ। आज पूर्णिमा है। गौतम, मुझे चांदनी में बैठकर पीने में बहुत मजा आता है। प्लीज चलो ना। डार्लिंग, ये सारा सामान उठाकर टेरेस पर ले जाना। उसकी तुम फिक्र मत करो, गौतम का वाक्य काट कर रश्मि कहती चली गई। तीनों काका सो गए हैं तो क्या, सामान मैं ले चलूंगी। आज वहीं चांदनी रात में प्यार करेंगे हम। वे क्षण ही ऐसे होते हैं कि औरत कोई जिद करे और मर्द ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब यह है कि वे टेरेस पर पहुंच गए।
कुछ सामान रश्मि ले गई थी, कुछ गौतम। टेरेस काफी बड़ा था, स्विमिंग पूल तक था वहां। यह अलग बात है कि उस वक्त वह सूखा पड़ा था, अर्थात पानी नहीं था उसमें। उसके चारों तरफ अनेक मेज और कुर्सियां पड़ी थी। वे छतरियां लगी हुई थी जो दिन में वहां बैठने वालों को धूप से बचाया करती थी। एक वरांडा था, बाथरूम और चेंज रूम, अर्थात फुल पार्टी का वहां पूरा इंतजाम था। रश्मि ने एक ऐसी मेज चुनी जो रेलिंग के किनारे पर थी। सारा सामान मेज पर रख दिया गया। रश्मि मेज के इस तरफ बैठी, गौतम उस तरफ, अर्थात इस बार हमारी तरफ गौतम की पीठ थी, रश्मि का फेस। हम सीढ़ियों की गुमटी में छुपे हुए थे। एक बार फिर वहां पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। रात वाकई दिलकश थी। धुले हुए से आकाश पर असंख्य तारे और उनके बीच चांदी के थाल सा चंद्रमा दमक रहा था। चप्पे चप्पे पर बकरी चांदनी यूं लग रही थी जैसे संपूर्ण धरा पर टनों चांदी पिघलाकर बिखेर दी गई हो। समय गुजरता रहा, पीने पिलाने का दौर चलता रहा। साफ नजर आ रहा था खुद रश्मि कम पी रही थी, गौतम को ज्यादा पिला रही थी। वातावरण में रह रहकर उन दोनों के खिलखिलाने की आवाजें गूंज उठती थी। पौने बजे एक गौतम इतना पी चुका था कि निढाल सा नजर आने लगा। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि मैं गलत हूँ। रश्मि ने वही किया है जो वह कर रही है, जो नीलम ने कहा था। उस सब के होने पर आश्चर्यचकित जरूर थी मैं, यह सोचकर कि वह सब हो क्यों रहा है। मेरे ख्याल से तो दूर दूर तक वैसा नहीं होना चाहिए था, मगर हो रहा था। उस सबको होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रही थी तो सोचना पड़ा, मुमकिन है संदीप के हाथ में रश्मि की कोई नस हो। मजबूर होकर यह सब कर रही है वह। रिस्ट वॉच में उस वक्त 1 बजने में 1 मिनट था जब संदीप ने नीलम कटारिया से कहा, टाइम हो गया नीलम, जाओ, बदला लेने का हम इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं दे सकते थे। और ड्रामा शुरू हो गया। गुमटी की छाया क्रॉस करके नीलम ने छत पर कदम रखा। चांदनी रात में उनकी तरफ बढ़ती अब वह ऐसी लग रही थी जैसे हॉरर फिल्मों में आत्मा दिखाई जाती है। वही पागल खाने वाले कपड़े थे उसके जिस्म पर, पूरे बाजू वाला खादी का सफेद ब्लाउज, उसी कपड़े की हरे बॉर्डर वाली सफेद धोती, हवा में लहरा रहे खुले लंबे बाल। संदीप के बारे में तो नहीं कह सकती कि उनकी क्या हालत थी, मगर मेरा दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा था, यह सोचकर कि अब उनकी नजर नीलम पर पड़ेगी और अब होगा हंगामा शुरू। और फिर वह क्षण भी आ गया, क्योंकि गौतम की इधर पीठ थी, रश्मि का फेस, तो जाहिर है पहले रश्मि की ही नजर उस पर पड़नी थी। उसे देखकर रश्मि को चौंक पड़ना चाहिए था, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह उल्टा हुआ। उसने बुदबुदाने के से अंदाज में गौतम कटारिया को बताया, गौतम, वह आ गई है। एक झटके के साथ कुर्सी से खड़ा होकर पलट गया गौतम। उस क्षण बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने एक बूंद भी पी रखी है, और मेरे हलक से तो मानो चीख ही ने उबल पड़ना चाहा। कारण था रिवॉल्वर। गौतम के हाथ में नजर आ रहा रिवॉल्वर, नीलम पर तना हुआ रिवॉल्वर। आओ, आ जाओ मेरी जान, व्यंग में डूबी यह आवाज गौतम कटारिया की थी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वैसे आई तो तुम अंग्रेजों वाले टाइम पर हो, ठीक 1 बजे। यही टाइम दिया था ना तुमने, क्यों डार्लिंग? एक रश्मि पर नजर डालने के साथ उसने कहा, यही टाइम दिया था ना इसने। इन चंद ही लफ्जों से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। स्पष्ट हो गई यह बात कि मेरे ही अनुमान दुरुस्त थे। रश्मि गौतम को पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वही हुआ जो ऐसे हालात में होना चाहिए था। गौतम के शब्द सुनकर जहां की तहां खड़ी रह गई नीलम। मैंने हड़बड़ाकर नजदीक खड़े संदीप की तरफ देखा था। मंशा उनकी प्रतिक्रिया जानने की थी, यह भी जानना चाहती थी कि मैं इन हालात में वे क्या करेंगे। मगर हे भगवान, वहां तो मुस्कान थी, होठों पर मुस्कान नाच रही थी उनके। हैरान परेशान अभी मैं कुछ पूछने ही वाली थी कि अपनी तरफ बढ़ रहे गौतम कटारिया को देखकर बौखलाई हुई नीलम हमारी तरफ घूमी। उसका ऐसा करना था कि हा हा हा, गौतम कटारिया का गगन भेदी अट्टहास चांदनी रात के कलेजे को चाक चाक करता चला गया। रामलीलाओं में रावण द्वारा लगाया जाने वाला अट्टहास याद आ गया मुझे। उस अट्टहास के बाद गौतम कहता चला गया, उधर क्या देख रही हो जाने मन, क्या देख रही हो उधर?
यार को देख रही हूँ, अपने अपने मददगार को। हा हा हा। हैरान हूँ यह सोचकर कि वह नहीं हुआ जो उसने बताया था। संदीप से कुछ कहने के लिए अभी मैंने मुंह खोला ही था कि अपने पीछे से कुछ लोगों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। मैंने हड़बड़ाकर पीछे देखा और बस केवल देख ही सकी। उससे ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। ना मेरे पास न संदीप के पास। 4 हथियारबंद गुंडे थे वे। 2 गनों की नाल संदीप की पीठ से सट गई और 2 मेरी। जरा भी हिले तो भून कर रख देंगे। गुर्राहट आवाज मेरे सारे शरीर में मौत की सिरन बनकर दौड़ गई। मैं हक बकाकर संदीप की तरफ देख रही थी और संदीप मुस्कुरा रहे थे। हे भगवान, वे अब भी मुस्कुरा रहे थे। उधर गौतम कटारिया ने झपट कर एक हाथ से नीलम के बाल जकड़े, दूसरे हाथ में दबा रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रखता हुआ गरजा, सामने आ जाओ जज साहब, अब बताऊंगा मैं तुम्हें कि गौतम कटारिया कहते किस हस्ती को हैं। उधर उसने सामने आने का हुक्म दिया। उधर हमारी पीठों पर लगे गनों की नालों ने टोका। सो सामने तो आना ही था हमें। बावजूद इसके मैंने संदीप से पहले अपने जिस्म की जुम्बिश नहीं दी, अर्थात गुमटी की आड़ से खुद को तभी निकाला जब संदीप ऐसा कर चुके। 4 गनमैनों से कवर हुए हम छत पर पहुंचे तो हमारी हालत देखकर मानो नीलम की अंतिम आशाओं पर भी पानी फिर गया। भावनाओं की ज्यादती के कारण वह गौतम के बंधनों से मचलती हुई सी गुर्राई, छोड़ कमीने, छोड़ दे मुझे। लो छोड़ दिया। कहने के साथ उसने छोड़ने के नाम पर नीलम को इतनी जोर से धक्का दिया था कि मुंह से चीख निकालती हुई वह दूर तक लड़खड़ाती चली गई। इन वक्त पर अगर एक गन वाला झपट कर उसके बाल ना पकड़ लेता तो यकीनन वह मुंह के बल गिरी होती। बाल पकड़ने वाला बहुत ही हिंसक स्वर में गुर्राया था। ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। गौतम का नीलम को धकेलना और तुरंत ही गनमैन द्वारा उसे कवर कर लेना अचानक हुई कार्यवाही नहीं थी, बल्कि सब कुछ पूर्व निर्धारित था। यह बात उस वक्त साबित हुई जब उस तरफ जरा भी ध्यान दिए बगैर गौतम सीधा संदीप पर झपटा और रिवॉल्वर की नाल उनकी कनपटी पर रखता हुआ दांत पीस कर भींच कर बोला, कहो जज साहब कैसी रही? संदीप चुप। बहुत चालाक समझते थे ना खुद को, बहुत चालाक, इतने ज्यादा कि जितने की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। वह गुर्राता चला गया। यही कहा था ना तुमने, अब समझ में आया। आया समझ में कि गौतम को चकमा देना इतना आसान नहीं है। संदीप अब भी चुप। कान खोल कर सुनो जज साहब, कान खोल कर सुनो। आज दिन में मैं उसी समय गैस कर चुका था कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, जिस समय मेरे घर में खड़े मुझी से डींगे मार रहे थे। गौतम पर मानो संदीप के दिमाग पर अपने दिमाग का सिक्का जमाने का भूत सवार हो गया था। जैसे ही तुमने कहा आज रात ठीक 1 बजे मेरा मर्डर हो जाएगा, एक ही झटके में मेरे दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। रश्मि पहले ही बता चुकी थी कि नीलम ने उससे कब क्या कहा है। दोनों बातों को जोड़ने में एक पल भी तो नहीं लगा मेरे दिमाग को। पलक झपकते ही समझ गया, नीलम को रश्मि के पास भेजने वाले भी तुम ही थे। तुम ही हो तो जो नीलम की रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके बच्चे की मौत का बदला लेना चाहते हो मुझसे। केवल इतना ही कहा संदीप ने। हमने जो कुछ किया तुम्हें उतना ही समझाने के लिए किया था बच्चे, जितना तुम समझे हो। तुम जैसा गधा और बेवकूफ मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा जज साहब। उनके कथन पर जरा भी ध्यान दिए बिना वह दांत दांत भींचे कहता चला गया। दूसरों की फटी में टांग अड़ाने वाले मूर्ख लोगों के बारे में सुना तो करता था, मगर देखा तुम्हारी शक्ल में पहली ही बार। नीलम ने तुम्हें यह राज क्या बता दिया कि इसके बच्चे की हत्या हमने नहीं बल्कि मैंने की है, तो तुम चल पड़े रॉबिनहुड बनने, निकल पड़े इसे इस पर हुए अत्याचार का बदला लेने का मौका देने, ठीक है ना? वाकई तुमने साबित कर दिया कि तुम दिमाग रखते हो। समझ तो मैं दिन में ही सब कुछ गया था जज साहब, मगर उस वक्त बुग्गा बने रहने में ही फायदा देखा। सोचा जल्दी क्या है, रात के 1 बजे एक साथ 2 शिकार हाथ लगेंगे। पहली वह जिस हरामजादी को मेरे हाथों से अपना बच्चा गंवाने के बावजूद अकल नहीं आई है, और दूसरा वह जिसने चारा बनाकर मुझे रमेश अंकल जैसे भूखे शेर के सामने डाल दिया था। कहते वक्त उसका लहजा खतरनाक फूटा।
मैं भूला नहीं करता जज साहब, अपना बाल भी बांका करने वाले को भूला नहीं करता मैं। अब तुम दोनों में से एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। और ये, संदीप ने मेरी तरफ इशारा किया, इसको तो शायद तुम भूल ही रहे हो, इसका क्या करोगे? वाकई इस बार उसने मेरी तरफ देखते हुए ऐसे अंदाज में कहा जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहा हो। इन्हें तो भूल ही गया मैं। बस क्या कहूँ जज साहब, समझ में नहीं आ रहा कि आप किस दर्जे के बेवकूफ हैं। भला ऐसे मामलों में क्या कोई अपनी बीवी को साथ लिए घूमा करता है? मगर एक आप हैं, बेवजह बन गए ना आंटी जी की भी जान के दुश्मन। क्यों भैया, इन्हें क्यों मार डालोगे तुम? संदीप इन हालत में भी जिस लहजे में बात कर रहे थे वह मेरी समझ से पूरी तरह बाहर था। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मजबूरी है जज साहब, उसने भी उसी लहजे में कहा। तुम दोनों की हत्या का गवाह तो नहीं छोड़ सकता ना। और अब संदीप ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, हमें दुख है गौतम कटारिया, गैस तुम्हारा अब भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? गौतम सक पकाया। संदीप ने लगभग उसके कान में कहा, यहाँ हम तुम्हें सिर्फ नीलम के बच्चे की हत्या किए करने की सजा देने नहीं आए हैं। हड़बड़ा गया गौतम। फिर क्यों आए हो? अमरीश की हत्या की सजा देने। अमरीश? मुंह से निकले टूटे फूटे शब्दों के साथ मारे हैरत के गौतम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बात की तो शायद वह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि संदीप को उसके अमरीश के हत्यारे होने का रहस्य भी मालूम हो सकता है। उसके ख्याल से अगर संदीप को यह रहस्य मालूम होता तो कोर्ट ही से बाइज्जत बरी क्यों कर दिया जाता। उस वक्त वह अपने औसान ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहा था जब संदीप ने उसके जहन में एक और कील ठोक दी, और हम तुम्हें उस हत्या की सजा दिए बगैर नहीं रह सकते। बहरहाल जज हैं हम। हरामजादे, तू क्या सजा देगा मुझे? मैं ही तुझे खत्म किए देता हूँ। आप इसे बाहर होकर वह दहाड़ा, और दहाड़ने के साथ ही अपने रिवॉल्वर से संदीप की खोपड़ी उड़ा देने के लिए थोड़ा पीछे हटा। उस वक्त मेरे हलक से सचमुच चीख निकल गई। जब धाएं, सारा वातावरण एक गोली चलने की आवाज से दहल उठा। मेरे ख्याल से उस वक्त संदीप को खो दिया था मैंने। मगर नहीं, गोली गौतम के रिवॉल्वर से नहीं चली थी। जिस रिवॉल्वर से मेरे संदीप की खोपड़ी उड़ सकती थी वह तो खुद हवा में कलाबाजियां सिखाता एक मेज से टकराने के बाद जमीन पर जा गिरा था। मेरी चीख के साथ वातावरण में गौतम कटारिया की चीख भी गूंजी थी। उस चीख का कारण था उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर पर लगी वह गोली, जिसके परिणाम स्वरूप वह दूर जा गिरा था। अभी ठीक से कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि धाएं धाएं धाएं, मुकम्मल वातावरण गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कई चीखें एक साथ गूंजी। फायरिंग जिसने भी की थी निशाना अचूक था उसका। तभी तो चारों गनमैनों की गनें उनके हाथों से निकलकर हवा में उछलने के बाद चार विभिन्न दिशाओं में जा गिरी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक कड़क आवाज, दूसरी कड़क आवाज, जो हिला वह सीधा ऊपर पहुंचेगा। दोनों आवाजें एक ही दिशा से आई थीं। मुझ सहित सबने चौंक कर उधर देखा। एसएसपी और इंस्पेक्टर करंटवाला बाथरूम से निकलने के बाद कदम से कदम मिलाए इसी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे, धुआं उगलते रिवॉल्वर। पलक झपकते ही हो गया था सब। किसी को कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिला। सभी हकबकाए हुए थे सिवाय संदीप के। उनके होठों पर मैंने उस वक्त भी मुस्कान देखी थी, मगर केवल एक पल के लिए। अगले पल उन्होंने चीते की तरह झपटकर दोनों हाथों से गौतम कटारिया का गिरेबान थाम लिया था। उसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए गुर्राए थे वे। आया समझ में कि हम कितने चालाक हैं। उसे छोड़ दीजिए जज साहब, निरंतर इसी तरह आ रहे, एसएसपी ने कहा। फिलहाल यह हमारा मुजरिम है, नीलम के बच्चे का हत्यारा। नीलम बेचारी तो बेवजह ही सजा काट रही थी। असली कातिल तक पहुंचने में आपने पुलिस की जो मदद की उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पहले हम इसे गिरफ्तार कर लें, आपका काम हमेशा की तरह उसके बाद शुरू होगा। यह बात करंटवाला ने कही। आप ही की कोर्ट में पेश किया जाएगा इसे। जो जी में आए सजा देना, हम आपके काम में कोई दखल नहीं देंगे। संदीप ने उसे छोड़ दिया। करंट वाला तुम भी? बौखलाए हुए गौतम ने उसकी तरफ पलट कर कहा था। तुमने मुझे बताया नहीं कि इसने तुम लोगों को यहाँ छिपा रखा था? देख भैया, कहावत तो सुनी होगी तूने,
पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। अपनी सदाबहार टोन में करंट वाला कहता गया। और दोस्ती क्या साली चाल धार देगी, वहां अपनी नौकरी तक के लाले पड़े हुए हैं। एसएसपी साहब नाराज तो अपनी नौकरी खलास, एसएसपी साहब खुश तो तरक्की ही तरक्की। अपनी तो दुनिया ही एसएसपी साहब हो गए हैं। और मैं जानता हूँ यह एसएसपी साला कठपुतली बना हुआ है जज की। आप ही से बाहर होकर गौतम बख्ता चला जा रहा था। यह भी जानता हूँ कि ऐसा क्यों है। साक्षी के सारे जिस्म को वह भी जीभ से चाटता था। वह इस वक्त वहां सरकारी ड्यूटी पर नहीं है, गुलामी कर रहा है जज की। इसी के कहने पर यह तुझे साथ लेकर यहाँ आया होगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मिस्टर गौतम, एसएसपी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था। इस वक्त हम सरकारी ड्यूटी पर हैं, जान चुके हैं कि नीलम कटारिया के बच्चे के असली कातिल तुम हो। खुद को कानून के हवाले कर दो। करूंगा रामजादे, जरूर करूंगा। आओ पहनाओ मुझे हथकड़ी। गौतम चीखता चला गया, मगर याद रखना खुली अदालत में सबके सामने पोल पट्टी खोल कर रख दूंगा तेरी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया वहां, बहुत ही पैना सन्नाटा। फिर करंट वाला ने एसएसपी से पूछा, क्या कहते हैं सर जी, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? कल यह आपका कचरा करे, इससे तो बेहतर है कि। अपना वाक्य उसने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। एसएसपी करंट वाला के सवाल का अभी कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि गौतम के नजदीक खड़े संदीप ने उसके कान पर झुकते हुए कहा, एनकाउंटर के लिए तैयार रहो बेटे। वही हुआ, ठीक वही जैसा सोचकर संदीप ने गौतम के कान में वह मंत्र फूंका था। उस क्षण गौतम को अपनी चारों तरफ मौती मौत नजर आ रही थी और उसने वही किया जो ऐसे हालात में कोई भी करता। नहीं नहीं, वह इतनी जोर से चीखा था जितनी जोर से चीख सकता था। साथ ही एनकाउंटर से बचने के लिए एक पैर रेलिंग पर रखकर उसने टेरेस से नीचे छलांग लगा दी थी। धाएं, एसएसपी का रिवॉल्वर गरजा। गोली हवा में उड़ रहे गौतम का भेजा उड़ा गई। गुड शॉट सर, करंट वाला कह उठा, गुड शॉट। वह भागने की कोशिश कर रहा था। 100% सर, मैंने भी देखा था। होठों पर बड़ी जालिम मुस्कान लिए संदीप नीलम कटारिया की तरफ बढ़े। उस नीलम कटारिया की तरफ जो हकबकाई से अपने स्थान पर खड़ी थी, जो समझ ही नहीं पा रही थी कि आनन फानन में वहां हो क्या गया है। संदीप के उस अंदाज ने मुझे अंदर तक थरथरा कर रख दिया था। नीलम कटारिया के बेहद नजदीक पहुंचकर उन्होंने कहा, रेलिंग के नजदीक जाओ नीलम, वहां जाकर नीचे देखो और फिर हमें बताओ कि गौतम की लाश उस जगह से कितनी दूर पड़ी है जहां तुमने अपने बच्चे की लाश पड़ी देखी थी। और कुछ देर तो नीलम बुत की मानिंद जहां की तहां खड़ी रही, फिर एकाएक आंधी तूफान की तरह दौड़ती हुई रेलिंग पर पहुंची। नीचे देखती रही वह, वहां जहां गौतम की लाश पड़ी थी। और फिर अचानक उसने हंसना शुरू किया। एक बार हंसना शुरू किया तो हंसती ही चली गई वह, किसी के रोके ना रुकी। चांदनी रात में रात की छाती पर पसरे सन्नाटे को उसके अट्टहास यूं चीरते चले गए जैसे मक्खन की टिक्की को छुरी चीरती चली जाती है। हर तरफ उसके कह कहे थे। ठीक रहा ना सर जी? यह सवाल करंट वाला ने संदीप से पूछा था। कोई शिकायत तो नहीं है ना आपको? उसे गोली मारने के लिए तो नहीं कहा था हमने तुमसे। जो मुजरिम भागने की कोशिश कर रहा हो उसका और किया भी क्या जा सकता है, एसएसपी ने कहा। उनकी बातों पर जरा भी ध्यान दिए बगैर संदीप मेरे नजदीक आए। बहुत प्यार से मेरी कमर में बाहर डालकर बोले, आओ कवि, अब चलें यहाँ से। मिस्टर सान्याल, आवाज रमेश शर्मा की थी। यह क्या खेल खेलते घूम रहे हो तुम? आखिर गौतम कटारिया। हाँ, यह सच है कि गौतम कटारिया मारा जा चुका है। उसकी बात काट कर संदीप बहुत ही सामान्य स्वर में कहते चले गए, मगर तुम सुन, काफी जल्दी लिया तुमने। अभी केवल 1:30 ही बजा है और उसके प्राण ठीक 1:11 पर निकले थे। उस काम से निमटकर अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे ही हैं कि तुम्हारा फोन आ गया। खैर, मंत्री ठहरे, इंफॉर्मेशंस आम आदमी से पहले तो मिल ही जाती हैं, और वैसे भी तुम और एसएसपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हारी गतिविधियां कुछ समझ में नहीं आ रही सान्याल। कहा गया, क्यों हत्याएं करता या कराता घूम रहा है तुम जैसा जघन्य साधन संपन्न और प्रतिष्ठित आदमी? जब साक्षी की हत्या का जिक्र चला तो तुमने कहा उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, भ्रष्ट करना चाहती थी तुम्हें। हमने इस बात पर विश्वास कर लिया, मगर
मगर गौतम की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहली बात तो यही है कि यह गलत इंफॉर्मेशन किसने दे दी तुम्हें कि गौतम की हत्या हुई है। कहते हुए संदीप का लहजा बेहद दिलचस्प था। वह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में भागता हुआ एसएसपी की गोली से मारा गया है। ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले शख्स को इनकी बात काट कर ठंडे लहजे में कहा गया, यह वह कहानी है सान्याल जो तुम सारे जमाने को समझाना चाहते हो। मतलब भले ही करंट वाला ना समझ रहा हो, एसएसपी ना समझ रहा हो, मगर हम समझ रहे हैं। एक एक शब्द पर जोर देकर कहा जा रहा था, यह हत्या है, जबरदस्त चालाकी के साथ एसएसपी के हाथों तुम्हारे द्वारा कराई गई हत्या। इस महान समझ की वजह सान्याल, दूसरे लोगों की तरह बेवकूफ समझने की बेवकूफी मत करना हमें। सारी घटना पर जरा भी गौर किया जाए तो सारा षड्यंत्र साफ है। बेहद सपाट और कठोर लहजे में कहा गया, सबसे पहले तुमने नीलम को रश्मि के पास भेजा, खुद सामने नहीं आए। उसने नीलम से रात को ठीक 1 बजे गौतम का मर्डर करने के लिए कहा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था रश्मि वह नहीं करेगी जो नीलम ने कहा है, बल्कि उस सब का जिक्र गौतम से करेगी, और यही तुम चाहते थे। हंसे संदीप, बोले, भला यह बात हमें कैसे मालूम थी? रश्मि को धमकाया ही इतने हल्केपन के साथ किया था, जैसा कि हमने पहले ही कहा है। नीलम से रश्मि को धमकवाते वक्त तुम खुद को सामने नहीं लाए। उसका कारण ही यह था कि रश्मि इतनी डरे ही नहीं कि उस सब का जिक्र गौतम से ना करे। तुम सामने आ जाते तो वे जरूरत से ज्यादा डर जाती और शायद उस सब का जिक्र गौतम से ना करती। मगर तुम ऐसा नहीं चाहते थे। तुम तो चाहते ही थे कि वह रात की घटना का जिक्र गौतम से करे। तुम्हारा उल्लू इसी से सीधा होना था। वह कैसे? एक बार फिर इन्होंने दिलचस्प स्वर में पूछा। उसके बाद तुम दिन में खुद गौतम के घर जाकर उससे मिले और जानबूझकर कहा तुम आज रात ठीक 1 बजे मर जाओगे। गौर करने वाली बात है, तुम्हें वहां जाने और यह सब कहने की जरूरत ही क्या थी? जवाब स्पष्ट है। यह बात तुमने गौतम से कही उसे यह समझाने के लिए थी कि तुम और नीलम एक हो, अर्थात पिछली रात नीलम ने रश्मि से जो कुछ कहा तुम्हारे ही इशारे पर कहा था। गौतम वह समझ गया जो तुम उसे समझाना चाहते थे, और फिर उसने वही किया जो तुम चाहते थे कि वह करे। तुमने उसके दिमाग में ठूस ठूस कर यह बात भर दी कि रात के 1 बजे वह बड़े आराम से अपने 2 दुश्मनों यानी तुम्हें और नीलम को ठिकाने लगा सकता है। गौतम इसी राह पर चल पड़ा। वह गधा सोच तक नहीं सका कि तुम उसे चलाना ही इस राह पर चाहते थे। तुम दोनों को खत्म करने की अपनी तैयारियां कर ली उसने। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हें न केवल उसकी सभी तैयारियों की खबर है, बल्कि उन सब से निपटने की अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर चुके हो। एसएसपी और करंट वाला को तुम पहले ही यह कहकर टेरेस पर स्थित बाथरूम में छुपा चुके थे कि तुम नीलम के बच्चे के असली हत्यारे के मुंह से उसका अपराध कबूल करवाओगे। वही तुमने किया। एसएसपी तुम्हारे इशारों पर नाच रहा था। उसकी बातें सुनकर बड़े ही धूर्त अंदाज में मुस्कुराए थे संदीप। उन्होंने पूरा मजा लेने के साथ कहा, अब हम समझ गए। तुम्हारी बातें एसएसपी या करंट वाला से नहीं, बल्कि रश्मि से हुई है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास थी। महत्वपूर्ण यह नहीं मिस्टर सन्याल कि सारी जानकारियां हमें कहाँ से मिली, बल्कि यह है कि इस सब से भी यह कहाँ साबित होता है कि हमने गौतम का मर्डर कराया है। संदीप सपाट लहजे में कहते चले गए, हमें क्या ख्वाब चमका था कि जब एसएसपी और करंट वाला उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो वह गधा भागने की कोशिश करेगा और उनमें से किसी की गोली से मारा जाएगा। उत्तेजना के क्षणों में तुमने गौतम से कहा था, एनकाउंटर के लिए तैयार रहो बेटे। यह सुनते ही वह घबरा गया। वही हुआ जो उस हालात में कोई भी करता, अर्थात भागा और टेरेस से नीचे कूदते वक्त एसएसपी की गोली से मारा गया। तो तुम्हें मालूम था अगर उसने भागने की कोशिश की तो एसएसपी ऐसा ही करेगा। रमेश शर्मा कहता चला गया, और तुम चाहते ही ऐसे थे ऐसा हो, इसलिए तुमने गौतम को भागने के लिए प्रेरित किया। भला यह बात हमें कैसे मालूम थी एसएसपी ऐसा ही करेगा? तुम्हें मालूम थी मिस्टर सान्याल, यह बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम थी। साफ पता लग रहा था कि ये शब्द
दांत भींचकर कहे जा रहे हैं। जो भी कुछ हुआ है उन सब की कल्पना तुम पहले ही कर चुके थे। तुम्हें मालूम था कि जब एसएसपी गौतम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ेगा तो गौतम किस मानसिक अवस्था में होगा, गुस्से में क्या क्या बक जाएगा वह, और जितना वह बक जाएगा उसके बाद एसएसपी उसे जीवित छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बल्कि बल्कि हमारा ख्याल तो यह है कि गौतम के मर्डर की स्कीम पर तुम उसी समय से काम कर रहे थे जब तुमने उसे हमारे सामने ऊंचा उड़ता साबित किया। यह बात तो हमारी समझ में अब आ रही है कि तुमने उसे जानबूझकर हमसे काटा था ताकि जब तुम उसे फंसाओ तो वह हमारी मदद हासिल ना कर सके। हालात अगर सामान्य होते, अर्थात वह घटना ना घटी होती जो घटाई ही तुमने थी, तो वह तुमसे निपटने के लिए हमारी मदद लेता, ना कि खुद ही अपने स्तर पर निपटने के बारे में सोचता। सबसे पहले तुमने उसके मददगार यानी हमें काटा, ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया उसे कि हमसे मदद मांगने की बेचारे की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यह भी तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर शर्मा। अगर तुम उसकी मदद कर रहे होते तो वह बच जाता, संदीप कहते चले गए। रामायण तो खैर क्या पढ़ी रखी होगी आपने, जैसे अधर्मी ने, मगर उसकी यह चौपाई जरूर सुन रखी होगी। होगा वही जो राम रची रखा। तो जनाब, जो राम ने रच रखा है उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता, भले ही चाहे जो कर ले। इसका मतलब तुम मानते हो सच वही है जो हम कह रहे हैं, अर्थात गौतम की हत्या पूरी योजना के तहत तुम्ही ने की है। अब जब तुम यही कह ही रहे हो तो हम सोच रहे हैं इनकार करके क्यों बेवजह इस छोटी सी बात पर तुम्हारा दिल तोड़ें। संदीप के स्टाइल उन दिनों बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को भी मात दे रहे थे। वैसे यह सब और इससे भी बहुत ज्यादा समझाने के लिए हम कल खुद तुम्हारे घर आने वाले थे, मगर इस मामले में तुम हमसे कुछ ज्यादा ही तेज निकले। पहली बात, मामले को आधा ही सही मगर हमारे कुछ भी बताए बगैर समझ गए। दूसरी बात, सुबह तक इंतजार करने की कोशिश भी नहीं की तुमने, तुरंत फोन कर डाला। अब हमारी सलाह है आज की रात आराम से सो लो, कल सुबह बात करेंगे। सोने की सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर शर्मा कि कल के बाद तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और ऐसी उड़ेगी कि 150 नींद की गोलियां लेने के बाद भी सो नहीं सकोगे। बिस्तर पर करवटें बदलते रहा करोगे सारी रात। क्या कहना चाहते हो तुम? गुर्राकर पूछा गया था। क्या तुम हमें किसी किस्म की धमकी दे रहे हो? हम फिर कहते हैं मिस्टर शर्मा, अभी से अपनी नींद हराम करने की बेवकूफी मत करो, इंतजार करो कल सुबह तक। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि गौतम की हत्या तुमने क्यों की? कसमसाकर पूछा गया था। क्या केवल इसलिए क्योंकि वह नीलम के बच्चे का हत्यारा था? क्या ये छोटी वजह है? हो सकता है वजह बहुत बड़ी हो, मगर बात हलक से नीचे नहीं उतर रही, रॉमी शर्मा ने बोला। भला तुम्हारे लिए यह वजह इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि तुम पागल खाने से नीलम को निकाल कर लाओ और इतने लंबे षड्यंत्र के तहत गौतम का खात्मा करो? हमें लगता है कारण कोई दूसरा भी है। ध्यान इस बात पर जाता है कि गौतम ने तुम्हारे पोते को किडनैप किया था, मगर फिर लगता है वह भी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि तुम गौतम की हत्या कर डालो। बहरहाल अंकुर को वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, फिर क्यों तुम इतने उग्र हुए? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे इस सवाल का जवाब अभी दें, इसी वक्त? संदीप ने गुस्से में पूछा था। हाँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही, दांत भींचकर एक झटके से कहा था संदीप ने। अभी और इसी वक्त आ रहे हैं हम, अपने घर के दरवाजे खोल कर रखना। कहने के बाद उन्होंने दूसरी तरफ मौजूद रमेश शर्मा को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर रिसीवर क्रेडल पर पटका और घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़े थे। मैंने पुकारा, संदीप। वे मेरी तरफ पलटे। मैं दौड़कर उनके नजदीक पहुंचती हुई बोली, मैं भी चल रही हूँ। मेरे खेल देखते देखते अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा? एक बार फिर मुझे उनकी शांति भंग हुई नजर आ रही थी। कैसी बात कर रहे हो संदीप? मैंने कहा। ये बार बार तुम खुद को मुझसे अलग समझने की बात क्यों करने लग जाते हो? एकदम से कुछ नहीं बोले हुए कुछ सोचते रहे, फिर निश्चय पर पहुंचकर मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़ा और बोले, नहीं मानती तो आओ। मैं उनके साथ खिंचती चली गई और वहां पहुंचने पर अर्थात रमेश शर्मा के ड्राइंग रूम में जो रूप इनका मैंने देखा उसे मैं कई जन्म भी ले लूं तो नहीं भूल सकती। रास्ते में जब मैंने उन्हें थोड़ा शांत पाया तो पूछा, संदीप क्या बात करने जा रहे हो उससे? तुम्हारे सामने ही करूंगा, सुन लेना।
मैं भी जानना चाहती हूँ। कारण? उत्तेजित लग रहे हो तुम मुझे। मैंने दिल की बात कही। भावनाओं में बहने से शायद इसलिए डर रही हूँ, वह सोच कर कि जज्बातों के भंवरे में फंस कर कहीं तुम कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाने जा रहे हो जिससे आगे चलकर हमें कोई नुकसान हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा कदम उठा सकता हूँ? जी तो चाह कह दूं तुम और कोई उल्टा कदम हो ही नहीं सकता। तुम तो जो वो चीज और जालिम जो जाने कहां से उल्टे पड़े पासों को भी अपने हक में इस्तेमाल कर लेने का हुनर सीख आए हो। मैंने तो तुम्हारा यह रूप देखा है इन दिनों जिस रूप की कभी कल्पना तक नहीं कर सकती थी। मगर वैसा ऐसा कुछ कहा नहीं मैंने, केवल कहा तुम ही तो कहा करते हो दिल जब दिमाग पर हावी हो तो अहम फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दिल से लिए गए फैसले। उन्होंने मेरी बात काट कर पूछा, तुमसे किसने कहा कि इस वक्त मेरा दिल मेरे दिमाग पर हावी है? नजर आ रहा है तुम शायद आज रात रमेश शर्मा से कोई बात नहीं करना चाहते थे। यह बात ठीक है, आज की रात मैं आराम से गुजारना चाहता था, उसकी भी और अपनी भी। मैंने उससे कल सुबह बात करने का निश्चय किया था। तो अभी बात करने का फैसला क्यों? मैंने कहा, यह तो उसके उकसाए में आकर निश्चय बदलने वाली बात हो गई, क्योंकि जो बातें मैं करने वाला हूँ इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वे अब की जाएं या कल। मैं उसे बताने वाला हूँ कि मेरा अगला शिकार उसका बेटा और उसके बाद वह खुद है। पहलवान नंबर 2 सबसे अंत में मरेगा। कके क्या बात कर रहे हो? मैं बुरी तरह चौंक पड़ी। पलक झपकते ही रोंगटे खड़े हो गए थे। ना चाहते हुए भी मेरी जुबान बुरी तरह लड़खड़ा गई। तुम उन्हें बता दोगे यह कि तुम उनका कत्ल करने वाले हो? हाँ, कहते वक्त उनके जबड़े भिज गए। और यह भी कि क्यों क्यों कत्ल करने वाला हूं मैं उनका। संदीप, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? मैं जानता था तुम्हारी प्रतिक्रिया यही होगी, इसलिए बता नहीं रहा था। मगर फिर बता यह सोच कर रहा हूं कि जो भी प्रतिक्रिया करनी है यहाँ अकेले में कर लो, वहां उसके सामने तुम्हारे द्वारा एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हम कहीं से कमजोर नजर आए। मगर यूं बता देने से तो कुछ भी नहीं होगा कवि, कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? जब वे तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मुंह से ये सब सुनेंगे जो तुमने अभी अभी कहा, तो भला क्यों नहीं होगा कुछ? मैं कहती चली गई। तुम कुछ की बात कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ बहुत कुछ हो जाएगा, बल्कि सब कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो वे इसी वक्त हम दोनों को। इससे आगे मैं स्वयं ही कुछ ना कह सकी। बोले, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? तुम भी समझ रहे हो और मैं भी। इतना सुनने के बाद भला वे हम इन दोनों को जिंदा छोड़ेगा? अगर तुम ऐसा समझती हो और मरने से इतना डरती हो तो अभी यहीं गाड़ी से उतर सकती हो कवि। संदीप, मैं थप्पड़ मार दूंगी। वे हंसे, बोले, मार दो। तुम जानते हो मैं अपने मरने से नहीं डरती, तुम्हें खरौंच आने से डरती हूँ। फिर ये गाड़ी से उतरने वाली बात, ना, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ना मेरे जीते जी मेरे किसी अपने का। उन्होंने भरपूर आत्मविश्वास के साथ कहा था। एकदम से कुछ कह नहीं सकी मैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि काम उन्हें बिताए बगैर निकाल लिया जाए जैसे कि अब तक किया है? मतलब? साक्षी को ही तुमने पहले ही कहाँ बताया था कि तुम उसका मर्डर करने वाली हो? गौतम पर भी यही बात लागू होती है। उसे भी उसके खात्मे की असली वजह तुमने उसके अंतिम समय में बताई थी। क्या ऐसी ही बाकियों के साथ भी नहीं हो सकता? हो तो सब कुछ सकता है, मगर ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? उन्हें मरने से पहले पता होना चाहिए कि वे क्यों मरने वाले हैं। इस बार संदीप बोल रहे थे। मरने से पहले का जो एक खौफ आदमी के चेहरे पर होता है, उसे मैं उसके चेहरे पर देखना चाहता हूँ कवि। वह खौफ मैंने कई चेहरों पर देखा है, हर उस चेहरे पर जिसे मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा सुनाई ही उन्हें जाती है जिन पर पक्का यकीन हो जाता है कि उन्होंने मासूमों की हत्या की है। ठीक उसी तरह जैसे मैं इनके बारे में जानता हूँ। मरने से पहले का वही खौफ मैंने अमरीश के चेहरे पर भी देखा था। उसके साथ पूरा पूरा न्याय तभी होगा और मुझे भी सुकून तभी मिलेगा जब वैसे ही भाव मुझे उसके हत्यारों के चेहरों पर भी देखने को मिलेंगे। कानून का तकाजा भी यही है। पर संदीप, याद रखो, इस वक्त तुम डायस पर नहीं बैठे हो जहां कोई मुजरिम सजा सुनने के बाद भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस वक्त तो तुम खुद मुजरिम हो,
कानून तुम्हें किसी को उस अंदाज में सजा देने की इजाजत नहीं देता जिस अंदाज में इन लोगों को सजा दे रहे हो। मुझे लगता है कभी कि अपने संदीप पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है, हालांकि होना तो नहीं चाहिए था ऐसा। क्या मतलब? जिस तरह अब तक मेरी काबिलियत पर यकीन रखती आई हो, उसी तरह यकीन रखो। ये केवल तिलमिला सकते हैं, चाहकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। तंद्रा भंग हुई मेरी। मैंने देखा गाड़ी की हेडलाइट्स में ब्रास की एक ऐसी प्लेट चमक रही थी जिस पर लिखा था रमेश शर्मा कृषि मंत्री। मेरे कुछ भी कहने से पहले संदीप ने हॉर्न बजाया। ब्रास का भारी भरकम गेट खुला। कमांडो जैसे जवान नजर आए, मगर संदीप ने किसी की भी परवाह किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस वक्त हमारी गाड़ी कमान से निकले तीर की तरह ड्राइववे पर दौड़ी चली जा रही थी जब मेरे कानों में एक खतरनाक किस्म के कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मुझे लगा हम शेर की माद में दाखिल होते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, संदीप से हुई इतनी बातों के बाद मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई गोट उसके पास है, जरूर, जिसके बेस पर उन्होंने रमेश की मांग में घुसकर उसे खुला चैलेंज देने का मन बनाया है। डर केवल यह सोच कर रही थी कि जरूरी तो नहीं कि हर बार अक्षर अक्षर वही हो जो आदमी ने सोच रखा हो। पासी पलटते क्या देर लगती है। पासी अगर पलट गए तो मुझे लग रहा था कि वहां से हम निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि कुत्तों के भौंकने की आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। भगवान जाने कितने कुत्ते पाल रखे थे कमबख्त ने। वे आवाजें हम अंधेरे से ही आ रही थी, अर्थात चारों तरफ अंधेरा था। हेडलाइट की मदद से वे पोस्ट तक पहुंचे, गाड़ी रोकी और बाहर निकलने के लिए अपनी तरफ का गेट खोल दिया। कुत्ते उस वक्त भी भौंक रहे थे। मुझे लगा कहीं वे बाहर निकलते ही हम पर झपट ना पड़े। कहा, किसी को आने को दो संदीप, अंधेरे में यही पता नहीं लग रहा कि। समझने की कोशिश करो कवि, उन्होंने धीरे स्वर में कहा। उन्होंने हमारे साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर दिया है। स्वाभाविक यह था कि हमारे आगमन की जानकारी होने के कारण यहाँ की लाइटें ऑन होनी चाहिए थी, मगर नहीं, अंधेरे में हमें कुत्तों की आवाजें सुनाई जा रही हैं। मतलब डराने की कोशिश की जा रही है हमें, और उनके दिमागों पर हमारी फतह यह होगी कि हम डरे नहीं। यकीन रखो, यह कोशिश सिर्फ हमें डराने की है। फिलहाल हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने के बारे में वे सोच नहीं सकते। कहने के साथ वे गाड़ी से बाहर निकल गए थे। जब वे बाहर निकल गए तो मैं भला पीछे कैसे रहने वाली थी। अपनी तरफ का गेट खोलकर मैं भी उनके साथ ही साथ बाहर आ गई। उधर उन्होंने गेट बंद किया, इधर मैंने। हमारा ऐसा करना था कि पोर्च की लाइट ऑन हो गई। कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे, मगर हमारे आसपास कोई नहीं था। संदीप की बात ठीक ही लगी थी मुझे। हमें व्यर्थ ही डराने की कोशिश की जा रही थी। पोर्च के बाद मुख्य द्वार की लाइट ऑन हुई, साथ ही वह खुला। इस्माइल यानी पहलवान नंबर 2 नजर आया। उस वक्त भी वह पठानी सूट ही पहने हुए था, जैसे ही उसकी परमानेंट ड्रेस हो। रंग जरूर अलग था। इस बार उसके सूट का रंग हल्का नीला था। हमारे और उसके बीच 4-5 सीढ़ियां थीं, जिन्हें उतरने के बाद वह हमारे करीब आकर बोला, आइए। हमने सोचा लाइट का पिछला बिल पे नहीं कर पाए हैं शायद मंत्री जी, इसलिए उनकी लाइट काट दी गई है। व्यंग पूर्वक कहने के साथ संदीप ने पहलवान की तरफ देखा। ना पहलवान मुंह से कुछ बोला, ना चेहरे से। मतलब यह है कि उसके चेहरे पर दूर दूर तक कोई भाव नहीं उभरा। पत्थर की तरह सपाट चेहरा लिए उसने वापस सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी। उसके पीछे संदीप और उनके पीछे मैं थी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।